हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स की जो श्रृंखला है, सीरीज है, अगर हम उस सीरीज की बात करें तो उस सीरीज में ये चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। शुरुआत की 2 क्लासेस में हमने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को जाना, परिचय को जाना कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में विषय क्या है, कैसे डील करता है ये तमाम सारी चीजों से, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स के उस हिस्से को पढ़ना शुरू किया जिस हिस्से को मैं बोलता हूं कि ये थर्मोडायनेमिक्स का पिलर है। यहीं से शुरू होती है बात, यहीं से, इसी आधार पर, इसी बेस पर पूरी थर्मोडायनेमिक्स टिकी हुई है। नींव कह सकते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स की। आप कोई भी क्लास पढ़ेंगे, हर जगह आपको सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, बाउंड्री के बारे में खूब सारी बार सुनने को मिलेगा। खास तौर पे जो सिस्टम वर्ड है तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा। लास्ट टर्म पे हमने 4 चीजें सीखी थी। एक सीखा था सिस्टम, एक हमने सीखा सराउंडिंग्स, एक हमने सीखा बाउंड्री, और फिर हमने सीखा यूनिवर्स। ये 4 बातें हम लोगों ने सीखी थी लास्ट टर्म पे। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब बेटा, इसमें से जो सिस्टम है ना, जो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मैंने लास्ट टाइम पे आपको समझाया भी था, एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, लेकिन हम यूजुअली इसको सिस्टम नाम से ही बोलते हैं, सिस्टम नाम से ही जानते हैं। ये तो समझिए पूरे आपके थर्मोडायनेमिक्स की जान है। जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं, इसी सिस्टम को ही पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो सिस्टम का ही हम अध्ययन करते हैं। तो सिस्टम का अगर हम इतना अध्ययन कर रहे हैं तो सिस्टम के बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है। डिटेल, आपने कहा सर अब डिटेल क्या जानना है, लास्ट टाइम पे सब डिटेल जान तो गए थे, अब ऐसा क्या बचा है जो डिटेल हमें लेना है? अभी बहुत कुछ बचा है। जैसे अगर बात करें तो अभी ये बचा है कि हमें सिस्टम के टाइप्स को जानना है। व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम? सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज सीखते हैं जरा कि सिस्टम कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अमूमन लोग सिस्टम को थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिस्टम ही कहूंगा और आप भी इसे सिस्टम ही कहेंगे। हाँ, इस बात को समझेंगे कि हमारे आपके सिस्टम का मतलब है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है ना? अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से, मेनली। हालांकि मैं आपको 5 प्रकार के सिस्टम पढ़ाऊंगा। अमूमन 3 प्रकार का होता है, सब जगह 3 प्रकार का लिखा भी रहता है। मैं आपको 5 प्रकार का पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको इन तीनों को सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, और वो जो 2 अलग हैं वो तो अलग है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को सीखेंगे। पहला सिस्टम जो है उसका नाम है क्लोज्ड सिस्टम। जिसके बारे में अध्ययन हम करते हैं उसका नाम क्या है? क्लोज सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है ओपन सिस्टम, और जो तीसरा सिस्टम है उसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। क्लोज माने बंद होता है, ओपन माने खुला होता है, आइसोलेटेड मतलब होता है विलगित। विलगित मतलब जिसका किसी से कोई संबंधी ना हो, कोई इंटरेक्शन। कहते ना, वो जब कोविड फैला हुआ था तो क्या कहते थे लोग कि आइसोलेशन में रहना है ना,
आइसोलेट होना है। तो आइसोलेट होने का मतलब है कि दुनिया से आपको कट जाना है। ठीक है, क्वारंटाइन होने का मतलब क्या है? दुनिया से कट जाना, किसी से कोई मतलब नहीं। आप न बाहर वालों से बात कर रहे हैं, न बाहर वाले आपसे बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक नया शब्द है आइसोलेटेड। तो इस प्रकार का भी एक सिस्टम होता है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे और इन तीनों के बारे में जानने के बाद एक स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे। स्पेशल पॉइंट में दो सिस्टम को हम और जानेंगे। ठीक है ना? वो दोनों सिस्टम कौन होंगे उसकी डिस्कशन अभी होगा। स्पेशल पॉइंट में दो चीजें और जानेंगे, दो सिस्टम के बारे में और जान लेंगे। ये दोनों सिस्टम को समझना जानना इतना जरूरी भी नहीं है, किताबों में कई बार दिया भी नहीं रहता, सवाल भी कम आते हैं। बट जब हम कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में कोई काम करते हैं तो हमें कोई चीज छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हर चीज पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ते वक्त भी हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज महत्वपूर्ण कम है और कौन सी चीज महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम इन तीन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन तीनों सिस्टम को हम देखें तो इस सिस्टम का कैटेगरी क्या है, ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। तो ये डिवाइड किए गए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। कोई सिस्टम है, उस सिस्टम से मास फ्लो कर सकता है कि नहीं, उस सिस्टम से एनर्जी फ्लो कर सकता है कि नहीं, कौन से वाले सिस्टम से मास फ्लो करेगा, कौन से वाले सिस्टम से एनर्जी फ्लो करेगा, किस सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों फ्लो करेंगे, किस सिस्टम से केवल एनर्जी फ्लो करेगा, किस सिस्टम से दोनों फ्लो नहीं करेंगे। उसी आधार पर डिवाइड करके ये तीन सिस्टम बनाए गए। तो किस आधार पे विभाजित किए गए हैं, किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो हमने बता दिया कि आधार क्या है, कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। एनर्जी और मास किस तरह से फ्लो करते हैं, किसमें फ्लो करते हैं, किसमें फ्लो नहीं करते हैं, वही हमारा बेसिस है, वही हमारा आधार है इस सिस्टम को डिवाइड करने का, वर्गीकृत करने का, क्लासिफाई करने का। मास आप जानते ही हैं, मास क्या होता है? द्रव्यमान। एनर्जी जब मैं कह रहा हूं यहां पर, तो एनर्जी में आप दो चीजें जानिए, एक आप जानिए हीट और दूसरा जानिए आप वर्क। यानी जब मैं एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं और मैं वर्क ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। वैसे एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। अगर हम आपसे पूछे एनर्जी कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, सोलर एनर्जी। बहुत प्रकार की एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन आप अभी जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए एनर्जी सिर्फ दो प्रकार की अभी है, हीट एंड वर्क। एक एनर्जी और आ जाएगी आगे चल करके, इंटरनल एनर्जी। तो सबसे अधिक महत्व आपको हीट का है, वर्क का है, और आगे जब इंटरनल आएगा तो उसकी बात करेंगे। अभी उसकी कोई बात नहीं करनी है, अभी उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम, देखिए सिस्टम को हम कैसे दिखाते हैं, लास्ट टर्न पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सिस्टम को इस तरह से दिखाते हैं। सिस्टम को हम कैसे दिखाते हैं ये हमने लास्ट टर्न पे आपको दिखाई दिया था। ये सिस्टम है हमारा। अब कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें से मास मास सिस्टम से बाहर फ्लो नहीं कर सकता। मास कैन नॉट ट्रांसफर द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मास का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, मास का फ्लो बाधित है, अलाउड ही नहीं है मास फ्लो। ऐसा सिस्टम जिसमें मास बाहर फ्लो नहीं कर सकता है,
मास का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, बाधित है, कन्फाइंड है, मास सीमित है सिस्टम के अंदर ही, अलाउड ही नहीं है मास को सिस्टम से बाहर जाना। अगर कोई इस प्रकार का सिस्टम है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त और है, ध्यान दीजिए, मास तो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। कि मास पे हमने क्रॉस लगा दिया, लेकिन एनर्जी पे हमने टिक लगा दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा सिस्टम, कुल मिलाकर के डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा सिस्टम जिससे मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है, मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, मास ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है, मास सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, मास सिस्टम के अंदर कन्फाइंड है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड है। एनर्जी सिस्टम में प्रवेश भी कर सकती है, बाहर भी निकल सकती है। एनर्जी का फ्लो अलाउड है, मास का फ्लो अलाउड नहीं है। फ्लो मतलब क्या है, प्रवाह, चीजों को आना, चीजों का बाहर निकलना। तो मास का फ्लो अलाउड ही नहीं है, लेकिन एनर्जी का फ्लो अलाउड है। अगर कोई इस प्रकार का सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम का नाम क्या होता है, ऐसे सिस्टम का नाम होता है क्लोज सिस्टम। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, अगर मैं पीडीएफ में तो वहां से आपको बता दूं, पढ़ लीजिए आप। ये है क्लोज सिस्टम की परिभाषा, आपके सामने लिखी हुई है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्लोज सिस्टम क्या होता है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। सॉरी। क्या है क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज नो मास ट्रांसफर, किसी प्रकार का कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा अक्रॉस द सिस्टम, सिस्टम के अक्रॉस, सिस्टम को क्रॉस करके कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिस्टम बाउंड्री। सो द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए जो मास, सिस्टम का मास है वो अंदर कांस्टेंट है। जैसे ये सिस्टम है ना, इसमें देखो इसका मास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, कांस्टेंट है। क्या इसका मास बाहर जा सकता है? कंटेनर में हमने 1 लीटर पानी लेकर के बोतल बंद कर दिया, तो पानी तो इसके अंदर ही रहेगा ना, तो मास जो है इसका कन्फाइंड है। सॉरी, मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसीलिए कहा जा रहा है हेंस इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम। इसको हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एक नाम और पड़ सकता है कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मास पूरा कंट्रोल में है ना, पूरा कंट्रोल में है, कन्फाइंड है, सीमित है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए इसका नाम कंट्रोल मास भी होता है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कंट्रोल मास टेक्निक कहाँ यूज होता है, तो आप बताइए कंट्रोल मास टेक्निक यूज होता है क्लोज सिस्टम की एनालिसिस में। ऐसे पूछ सकता है कि कंट्रोल मास सिस्टम किसे कहते हैं, तो आप बताइए कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं क्लोज सिस्टम को। देयर मे बी एनर्जी ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, मास का ट्रांसफर तो संभव नहीं है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। मास का ट्रांसफर तो संभव नहीं है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये क्लोज सिस्टम के बारे में बताया गया है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, अभी मैं एग्जाम्पल पे आऊंगा। एग्जाम्पल पे आने से पहले मेरी इच्छा है कि जरा ओपन सिस्टम को भी पढ़ लिया जाए, फिर क्लोज वाले एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और ओपन वाले एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। जब आप ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों पढ़ लेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आपको ना बड़ी क्लैरिटी आएगी, बड़ा समझ में आएगा दोनों को कंपेयर करते हुए। तो आइए जरा ओपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं।
ओपन सिस्टम। अब देखिए क्लोज सिस्टम में क्या था, क्लोज सिस्टम में क्या था कि मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर अलाउड था। ओपन सिस्टम में क्या है कि मास ट्रांसफर भी अलाउड है और एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड है। ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर भी अलाउड हो और एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड हो, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। जहां बोथ बोथ अलाउड, बोथ अलाउड, बोथ आर अलाउड, दोनों ही अलाउड है। कौन कौन सी चीजें, मास भी सिस्टम के अंदर जा सकता है, फ्लो कर सकता है, मास एंट्री भी करेगा, मास बाहर भी निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एनर्जी, एनर्जी में हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे हीट की और हम बात करेंगे वर्क की। तो एनर्जी भी आपकी बाहर अंदर जाएगी, एनर्जी भी आपकी अंदर जाएगी और एनर्जी आपकी बाहर भी जाएगी। एनर्जी मतलब हीट या वर्क, अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, फ्लो हो सकती है। पिछले वाले में एनर्जी फ्लो हो रहा था, मास नहीं फ्लो हो रहा था, मास रिस्ट्रिक्टेड था। अब मास भी फ्लो कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाऊं, तो जैसे नोजल है, नोजल, नोजल आप शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं अभी आपको नोजल भी समझा दूंगा। नोजल क्या होता है ना कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन की एक पाइप होती है। नोजल क्या होता है? नोजल कुछ नहीं है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन की एक पाइप होती है। पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन की एक पाइप होती है, जिसमें जो डाया होता है ना, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। जो डाया होता है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, या इसको हम कन्वर्जिंग पाइप भी कह सकते हैं। हाँ? इसको कन्वर्जिंग ट्यूब या कन्वर्जिंग पाइप भी कह सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि नोजल होता क्या है। अब नोजल एक प्रकार का ओपन सिस्टम है, मैं ये समझाना चाहता हूं। नोजल एक प्रकार का ओपन सिस्टम है, मैं ये समझाना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना कि नोजल है क्या। या आप कहेंगे सर नोजल क्या है, हमें यही नहीं पता, तो हम ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है क्या जानेंगे इसको। तो नोजल कुछ नहीं है, पाइप है, एक ट्यूब है, जिसकी शर्त यह है कि क्रॉस सेक्शन उसका वेरी कर रहा है, और दूसरी शर्त यह है कि क्रॉस सेक्शन जो वेरी कर रहा है वो ज्यादा से कम हो रहा है। अब अगर इसमें कोई चीज फ्लो हो रहा है, मान लो इससे पानी फ्लो हो रहा है, मान लो यहां से पानी फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो बताइए क्या मास फ्लो नहीं हो रहा? जो पानी का मास है वो भी तो साथ में फ्लो हो रहा ना। यहां से मास m1 एंट्री किया और यहां से मास m2 एग्जिट हुआ, तो यहां पर मास फ्लो हो रहा है। और साथ ही साथ जो पानी की एनर्जी है, अगर हीटेड वाटर है, पानी के पास हीट है, पानी के पास वर्क है, वो तो एग्जिट पे मिल ही रहा है। तो नोजल के केस में आप देखिए तो यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो मास ट्रांसफर भी हो रहा है और यहाँ पर देखिए आप तो एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, कोई समस्या की बात नहीं। मास ट्रांसफर भी हो रहा है और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा? तो क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हाँ एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है क्लोज सिस्टम में। लेकिन ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा, दोनों ही अलाउड है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया, जिसका नाम है नोजल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी हम और डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका ओपन सिस्टम का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कंप्रेशर। कंप्रेशर, अब होता क्या है ना कि जब आप ओपन सिस्टम के एग्जांपल पढ़ते हैं, अब ओपन सिस्टम का एक बढ़िया एग्जांपल है कंप्रेशर, लेकिन पहले आपको ये तो मालूम हो ना कि कंप्रेशर क्या होता है। कंप्रेशर तो पता हो,
तो कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एक डिवाइस होती है जिसका काम है, विच कंप्रेसर इज अ डिवाइस विच डिलीवर्स कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेसर एक डिवाइस होती है जो आपको कंप्रेस्ड एयर डिलीवर करती है। कंप्रेसर जो डिवाइस है बेटा वो कैसी होती है? वो एटमॉस्फेरिक एयर को लेती है। कंप्रेसर जो डिवाइस है वो क्या करती है? एटमॉस्फेरिक एयर को लेती है। यहां से जो एटमॉस्फेयर की एयर है ना वो लेगी आपसे, जो हमारे आसपास एयर है इसको सक करेगी, खींचेगी और अंडर प्रोसेस करके यहाँ कंप्रेस करेगी और कंप्रेस करके एग्जिट में आपको कंप्रेस्ड एयर देगी। कंप्रेस्ड एयर देगी। आपने कहा सर क्यों कंप्रेस्ड एयर देगी? क्यों चाहिए हमें कंप्रेस्ड एयर? क्या हमें आवश्यकता है क्या कंप्रेस्ड एयर की? आप अपने मोटरसाइकिल में, अपने कार में, अपनी साइकिल में भी इवन हवा भरवाते हैं। हवा वाले क्या जाते हैं ना तो कंप्रेसर से ही तो हवा भरता है वो। एक गोली सी डिवाइस रखा रहता है सिलेंडर जैसा, उसको कंप्रेसर ही है, वो कंप्रेसर से ही हवा भरता है। समझ में आ रहा है ना? वो क्या करता है? अब आप सोचो कि आपकी बाइक में हवा भरना है, आपने उसका वो जो होता है वाल्व खोल दीजिए और आप सोचिए कि हवा भर जाएगा जा करके, नहीं भरेगा ना। वो कंप्रेस्ड एयर चाहिए वहां पे। तो एक तो आपके दैनिक जीवन का मैंने एग्जांपल बता दिया, ऐसे ही हजारों एग्जांपल हैं और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एग्जांपल हैं। गैस टरबाइन आप पढ़ेंगे आगे चल करके। गैस टरबाइन की कल्पना भी आप नहीं कर सकते अगर आप उसमें कंप्रेशर नहीं लगाएंगे तो। आपके घर की फ्रिज है जो, एसी है जो, एसी में कंप्रेशर लगा होता है। तो हर जगह आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए तो यहाँ पर मास इन हो रहा है और यहाँ पे मास आउट हो रहा है। तो मास इन भी हो रहा है, मास आउट भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं है। मास इन तो होगा, न मास ट्रांसफर नहीं होगा क्लोज सिस्टम। ठीक है ना? अब देखिए एक चीज इसमें समझने का प्रयास करिए कि वहां पे हमने क्लोज सिस्टम का नाम रखा था कंट्रोल मास सिस्टम। थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले डिस्कस किया हमने आपसे कि कंट्रोल सिस्टम, ओपन सिस्टम का नाम है कंट्रोल मास सिस्टम। देखिए, सॉरी, क्लोज सिस्टम का नाम है, मैं और उल्टा बोल दे रहा हूं तो क्लोज सिस्टम का नाम है कंट्रोल मास सिस्टम नाम है, या कंट्रोल मास एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको। अब बताइए, क्लोज सिस्टम में तो मास कंट्रोल में है तो उसको कंट्रोल मास कह सकते हैं। ओपन सिस्टम का मास तो कंट्रोल में नहीं है ना, तो गुंडई कर रहा है, निकल जा रहा है, तो बदमाशी कर रहा है, कंट्रोल में कहाँ है? तो आप जो है कंट्रोल मास टेक्निक की सहायता से, कंट्रोल मास टेक्निक की सहायता से कभी भी किसी ओपन सिस्टम की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल मास टेक्निक की सहायता से किसी ओपन सिस्टम की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फिर ओपन सिस्टम की एनालिसिस आप करेंगे कैसे? ओपन सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए आपको कंट्रोल मास नहीं बल्कि कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं कि फॉर द एनालिसिस ऑफ ओपन सिस्टम, कंट्रोल मास तो है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक इज यूज्ड। ठीक है ना? कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक, कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ओपन सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए। तो ओपन सिस्टम का संबंध किससे है? कंट्रोल वॉल्यूम से। अब ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, हम ओपन सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तो वहां जानेंगे कंट्रोल वॉल्यूम होता क्या है असल में। लेकिन अभी आप ये समझ गए होंगे, ये जान गए होंगे कि अगर हम बात करें, कहीं अगर मैचिंग में दे दे क्वेश्चन और यहाँ पर क्लोज सिस्टम लिखा हो और यहाँ पर ओपन सिस्टम लिखा हो, तो आप किसको किससे मैच कराएंगे? क्लोज सिस्टम का संबंध किससे है? कंट्रोल मास से है
और ओपन सिस्टम का संबंध किससे है? कंट्रोल वॉल्यूम से है। मैं एक चीज और आप लोगों को बोलूंगा, जैसे अभी ये चौथी क्लास है थर्मोडायनेमिक्स की, अभी आप बिल्कुल नए हैं, अभी थर्मोडायनेमिक्स में आपका जन्म हुआ है, बच्चे हैं अभी आप। तो सबसे अधिक जो परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये होती है कि नए नए नाम बड़े सारे आ जाते हैं, वोकेबुलरी, वोकैब्स, जो शब्दावलियां हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल मास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, फलनवा, धिमकनवा। तो इससे परेशान नहीं होना है, सहजता से स्वीकार करते जाना है। बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है, 2 4 6 दिन, 10 दिन, 10 12 क्लास पहुंचते पहुंचते आपके पास वो सारी टर्मिनोलॉजी पहुंच जाएगी जिसका पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होना है। तो आप अभ्यास अभ्यास हो जाएगा, आपको अभ्यस्त हो जाएंगे आप वो सारी टर्मिनोलॉजी से। तो इसलिए बहुत निश्चिंत रहना है, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी के घर में हम जाते हैं, जब मान लो किसी रिलेटिव के यहाँ गए, तो अब भी किसी रिलेटिव के यहाँ किसी का नाम है चिंकी, किसी का पिंकी, किसी का चिंकू, किसी का पिंकू, किसी का राम नारायण, किसी का शिव नारायण। तो हम सोचते हैं कि यार कितने सारे नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन उसी घर में 10 दिन हम रह ले तो सबके नाम याद हो जाएंगे। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स के घर में हमने प्रवेश किया है, तो जहां वोकैब की दिक्कत है, कितने सारे नाम आ रहे हैं, बस लिखते जाइए, खुद ही रट जाएंगे आपको, मेरा विश्वास मानिए, 10 से 15 क्लास तक। तो ये क्लोज सिस्टम हो गया, ये ओपन सिस्टम हो गया। अब ओपन सिस्टम के बारे में कुछ परिभाषा पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करता हूं। एक बार आप ध्यान से ओपन सिस्टम की परिभाषा को पढ़िए। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि किस तरह से ये क्लोज सिस्टम से अलग है, क्या इसमें खास बात है जो ओपन सिस्टम में नहीं है, जो क्लोज सिस्टम में नहीं है। तो सारी ही चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। आई थिंक पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है ना। देखिए जरा क्या लिखा है। लिखा है ओपन सिस्टम क्या होता है, लिखा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है। लिखा है इन अ ओपन सिस्टम बोथ, बोथ मतलब मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर। हाँ, एनर्जी में दोनों आ जाएंगे, हीट और वर्क, और किसी प्रकार की एनर्जी की बात अभी यहां नहीं हो रही है, इसकी बड़ी क्लैरिटी रखिए। जब एनर्जी शब्द यहां आ रहा है तो सिर्फ हीट की बात हो रही है और सिर्फ वर्क की बात हो रही है। एज मास कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि मास लगातार फ्लो हो रहा है, कोई चीज मास यहां से आ रहा है, ये फ्लो हो रहा है, मास आया फ्लो किया, आया फ्लो किया, आया फ्लो किया। क्योंकि मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, so it can be analyzed by mass basis, so it cannot be analyzed by mass basis। अच्छा, क्योंकि मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, so it कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय मास बेसिस। फिर मास बेसिस पे हम कैसे एनालिसिस करेंगे? तो कंट्रोल, अब एनालिसिस कैसे करेंगे? तो कंट्रोल मास टेक्निक तो फेल हो गया, तो कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ओपन सिस्टम के एग्जांपल देखिए तो कंप्रेशर है, टरबाइन भी इसका एग्जांपल है, हीट एक्सचेंजर भी इसका एग्जांपल है। हीट एक्सचेंजर समझ रहे हैं? हीट एक्सचेंजर का मतलब है, देखिए टरबाइन भी देख लीजिए, मैं हीट एक्सचेंजर पे भी आ रहा हूं। टरबाइन में क्या होता है? ब्लेड्स होती हैं टरबाइन में, ब्लेड्स होती हैं। अब बताइए, यहां से पानी आता है या स्टीम आता है, कुछ भी यहां से आ रहा है, स्टीम आ रहा है मान लीजिए, तो स्टीम यहां से आया और स्टीम यहां से बाहर निकल गया। तो स्टीम का क्या हो रहा है? स्टीम का फ्लो हो रहा है ना। तो जितना भी स्टीम का मास है, उस मास का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। मास का फ्लो हो रहा है, तो टरबाइन में जब अगर मास फ्लो हो रहा है तो टरबाइन कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। जितने भी हीट एक्सचेंजर हैं वो भी सब आपके ओपन सिस्टम होते हैं। हीट एक्सचेंजर के लिए मैं आपको बता दूं कि हीट एक्सचेंजर होते क्या हैं। पहली चीज ये
तो ये जान लीजिए कि हीट एक्सचेंजर को मैं HX लिखूंगा हमेशा, HX। हीट एक्सचेंजर क्या है? जैसे बॉयलर, बॉयलर में क्या होता है कि जो मास है वो फ्लो करता रहता है, तो बॉयलर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। जैसे कंडेंसर, कंडेंसर क्या है? कंडेंसर भी एक तरह का आपका हीट एक्सचेंजर होता है। कंडेंसर क्या होता है कि एक पात्र होता है, एक डिवाइस होती है, एक कंटेनर होता है, जहां से यहां से स्टीम आती है और एक जगह से इसमें से वाटर आता है, तो यहां से क्या निकलता है? हॉट वाटर। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर का काम कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के फलस्वरूप कंडेंसेट बनता है। अब उन सब टर्मिनोलॉजी पर, उन सब वोकेबुलरी पे मैं भी नहीं जा रहा हूं उसको आसान करने के लिए, क्योंकि पहले आप महसूस तो कर पाए। सिंपली देखें कंडेंसर क्या होता है, तो स्टीम आता है, पानी आता है और हॉट वाटर बाहर निकलता है। तो देखिए स्टीम कैसे आया? मास के रूप में ही तो आया, m1 मास आया, वाटर का मास m2 आया, और यहां से जो ये m निकला वो m1 प्लस m2 करके निकला। तो मास एंट्री भी किया, मास एग्जिट भी किया, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है ना? तो ये ओपन सिस्टम हो गया। तो क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम के एग्जांपल हमने आपसे नहीं लिए थे उस टाइम पे। अब देखिए क्लोज सिस्टम ना के एग्जांपल अब और समझ में आएंगे, क्योंकि ओपन सिस्टम आपने पढ़ लिया है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देखिए, एयर टाइट कंटेनर, कोई कंटेनर है इस तरह का, देखो इसमें से कहां मास ट्रांसफर करेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर तो कर सकता है ना। ये पानी अगर हीटेड है तो इसका एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकलेगा, पानी ठंडा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्लोज सिस्टम है। तो एयर टाइट कंटेनर कोई है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद ऑल वाल्व्स क्लोज्ड। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है जिसके वाल्व बंद हैं, वाल्व क्लोज हैं। अगर वाल्व क्लोज है तो फिर मास तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो वो भी क्लोज सिस्टम में आएगा। प्रेशर कुकर विद विसल इन पोजीशन, प्रेशर कुकर है, विसल लगी हुई है, मास नहीं फ्लो कर रहा है, तो वो भी क्लोज सिस्टम है। मैं इसमें आपको एक बढ़िया बात बता दूं जो आपके दिमाग में कंसिडरेशन में होनी चाहिए। देखिए क्लोज सिस्टम के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो है पिस्टन सिलेंडर। और ये आपका फ्रेंड है, समझिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय ये बहुत काम आएगा। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, विदाउट वाल्व कहिए या फिर वाल्व क्लोज्ड हो, बंद हो उसके, ठीक है ना? या तो आप विदाउट वाल्व कहिए, इसमें वाल्व हो ही ना, या तो वाल्व हो तो बंद हो, ठीक है ना? ये है क्लोज सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह का कोई जो सिस्टम, इसको हम लोग कई बार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी कहते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहीं लिख दिया जाए ना, तो उसका मतलब ही है कि इसमें वाल्व क्लोज्ड है, वाल्व ओपन नहीं है, वाल्व बंद है। अच्छा एक शब्द और बड़ा पॉपुलर है, एक शब्द पॉपुलर है इंजन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर अलग शब्द पॉपुलर है, इंजन सिलेंडर अलग है। इंजन सिलेंडर हमेशा ओपन ओपन सिस्टम होगा। इंजन सिलेंडर कहीं लिखा है ना, तो उसका मतलब ही है कि इंजन सिलेंडर कहीं अगर लिखा है ना, तो उसका मतलब ही है कि इसमें वाल्व है और वाल्व ओपन है, विद वाल्व। ये है आपका इंजन सिलेंडर। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस बात को ध्यान रखिएगा? इंजन सिलेंडर हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है ना? अच्छा कई बार ना मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्लोज सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपन सिस्टम? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है। हालांकि ज्यादा अधिक एप्लीकेशन में ओपन सिस्टम ही आता है। पूरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पूरा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग ओपन सिस्टम से भरा पड़ा है। तो ज्यादा एप्लीकेशन में आपको ओपन सिस्टम मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है ना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोनों ही है।
ज्यादा एप्लीकेशन अगर देखें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम ओपन सिस्टम का करते हैं। तो ये है। तो भाई सिस्टम दो प्रकार के तो पढ़ लिए, तीसरे प्रकार का जो सिस्टम है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? देखिए, क्लोज सिस्टम वो था जिसमें मास ट्रांसफर अलाउड था। क्लोज सिस्टम वो था जिसमें एनर्जी ट्रांसफर अलाउड था, मास ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड था। ओपन सिस्टम वो था जिसमें मास भी ट्रांसफर अलाउ था और एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउ था। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर भी अलाउड नहीं है और एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड नहीं है, दोनों ही अलाउड नहीं है। यानी ये सिस्टम है अगर देखा जाए, और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एक सिस्टम है, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इससे मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा, इससे एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड नहीं होगा। और जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो दोनों बातें हैं इसमें, हीट की बात भी है और वर्क की बात भी है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम से न तो हीट ट्रांसफर होगा, न तो वर्क ट्रांसफर होगा, न तो मास ट्रांसफर होगा, कुछ होगा ही नहीं करेगा भाई। तो ये डिफरेंस है अगर देखा जाए सारे सिस्टम में। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की कहानी है। पीडीएफ में भी सेम बात लिखी गई होगी आई थिंक, पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार पीडीएफ को भी। इन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज neither mass transfer nor energy transfer across the system boundary. The mass and energy of an isolated system are fixed. मास भी फिक्स्ड है और एनर्जी भी फिक्स्ड है, उसमें से दोनों में से कोई ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखा जाए तो थर्मोफ्लास्क है। आइसोलेटेड सिस्टम में कभी एग्जांपल अगर पूछे तो थर्मोफ्लास्क सबसे अच्छे एग्जांपल में आएगा। या कहीं पर ना लिखा हो कि कंटेनर इज इंसुलेटेड, कहीं पर इंसुलेटेड शब्द आ जाए, कहीं पर इंसुलेशन शब्द आ जाए, तो ये सब भी इसके, वो सब भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं और होते ही हैं आइसोलेटेड सिस्टम के। आइसोलेटेड सिस्टम का एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल यूनिवर्स भी है। यूनिवर्स, यूनिवर्स होता क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, कल की क्लास में हमने आपको समझाया ही था। यूनिवर्स में सिस्टम भी आ गया, सराउंडिंग भी आ गया। जब बताइए सिस्टम सराउंडिंग सब आपने ले लिया, तो आप क्या यूनिवर्स में मास ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। क्या यूनिवर्स से मास ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। क्या यूनिवर्स से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं? भाई देखिए, आपने सिस्टम लिया और सिस्टम के बाहर की पूरी सराउंडिंग ले ली, तो जो कुछ होना है इनसाइड यूनिवर्स ही होना है ना। आप यूनिवर्स को मास ट्रांसफर नहीं कर सकते, यूनिवर्स से मास नहीं ले सकते। एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द यूनिवर्स। यूनिवर्स को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते, यूनिवर्स से एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द यूनिवर्स ओनली। बात समझ पा रहे हैं? तो यूनिवर्स को हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो गया। ये एक चार्ट है जो आपके काम आएगा। ये चार्ट आपकी कॉपी में बना होना चाहिए, इसीलिए यहां पर डाला गया है। ये चार्ट बता रहा है कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर देखिए क्रॉस किया गया है कि मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम में देखिए एनर्जी ट्रांसफर भी होता है, मास ट्रांसफर भी होता है, और आइसोलेटेड में दोनों नहीं होते हैं। ये चार्ट आपकी कॉपी में बढ़िया सा सुंदर सा बना होना चाहिए और सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जिनका डिस्कशन मैंने अभी आपसे किया है।
ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको आप एकदम समझ भी जाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बन जाएगी आपके कंटेंट के, आपके नॉलेज के आधार पे। ठीक है। अच्छा, दो और प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं जिसको स्पेशल पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि स्पेशल पॉइंट में दो और सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों सिस्टम का नाम है, एक का नाम है होमोजीनियस सिस्टम और दूसरे का नाम है हेट्रोजीनियस सिस्टम। फ्रेंकली स्पीकिंग, ईमानदारी से बताऊं आपको तो ये सिस्टम दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको जानना बहुत आवश्यक है। जानते रहिए और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो उससे और अच्छी बात है। ठीक है, मतलब जान लीजिए और क्या, जस्ट अवेयरनेस होना चाहिए। होता ना कि कई बार बहुत सारी चीजों का नॉलेज हमें हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ उसका अवेयरनेस होना चाहिए, उसका ना बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। तो ये वैसी चीजें हैं कि इनके बारे में कोई बहुत डिटेल नॉलेज हो नहीं, बस थोड़ा अवेयर रहिए कि हाँ ये भी होता है, ये भी कुछ है। ठीक है ना। क्या है होमोजीनियस सिस्टम? होमोजीनियस सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल फेज हो। सिंगल फेज, फेज समझते हैं ना, फेज कितने हो सकते हैं? फेज समझते हैं आप लोग? फेज, फेज तीन हो सकते हैं ना, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। गैसियस फेज को हम वेपर फेज भी कह सकते हैं। सॉलिड फेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल आइस, लिक्विड फेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर और गैसियस फेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल स्टीम ले लीजिए या वेपर फेज कह लीजिए इसको। ठीक है, तो तीन प्रकार के फेज हो सकते हैं। अब अगर कहा जा रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही फेज हो, सिंगल फेज हो, भाई दो फेज नहीं चाहिए, अगर कहीं पर सिंगल फेज हो तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। जैसे कोई एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ O2 भरा हुआ है तो गैसियस फेज है, एक ही फेज है ना फिर तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। कोई एक कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है तो लिक्विड फेज है, लेकिन एक ही है ना। कोई एक कंटेनर है, इसमें आइस भरा हुआ है तो आइस ही तो है, तो केवल एक ही फेज है। तो यहाँ देखो गैसियस फेज है, यहाँ देखो लिक्विड फेज है, यहाँ देखो सॉलिड फेज है। तो ये सारे सिस्टम क्या कहलाएंगे? आपके होमोजीनियस सिस्टम कहलाएंगे, इनमें एक ही फेज। और अगली बात कही जा रही है कि अगर मोर देन वन फेज हो, मोर देन वन फेज हो तो उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया जिसमें एक स्टीम भी है और वाटर भी है, पानी से स्टीम बन रहा है मान लीजिए, तो अब देखिए वाटर किस फेज में है? वाटर आपका लिक्विड फेज में है। स्टीम किस फेज में है? आपका वेपर फेज में है। तो यहां देखिए दो दो फेज हो गए, यहाँ फेज की संख्या कितनी है? यहाँ दो फेज हो गए। तो अगर एक से अधिक फेज कहीं पर हो जाए, एक से अधिक फेज कहीं पर अगर हो जाए तो वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है क्या है आपका, ये आपका एक से अधिक जो फेज हो जाए तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम? यस, जहां फेज केवल एक हो वो होमोजीनियस है, जहां फेज एक से ज्यादा हो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत प्रकार के सिस्टम्स की बात करी कि सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब आपसे मिलेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना कैसे है, हाउ द थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडीड। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते कैसे हैं? जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा एक अप्रोच होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक मेथड होता है, एक रास्ता होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का अप्रोच क्या है, नेक्स्ट टर्न पे हम ये जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि जब थर्मोडायनेमिक्स को हम पढ़ते हैं तो जो हमारा अप्रोच होता है वो दो अप्रोच होते हैं। कितने होते हैं वो? दो दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच का नाम होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो MACRO, और दूसरा अप्रोच होता है माइक्रोस्कोपिक।
क्या है मैक्रोस्कोपिक स्कोप अप्रोच, क्या है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन दोनों का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए इतना ही। होप यू पीपल आर एंजॉयिंग द कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ बेहतरीन सा फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।